नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज की मुख्य खबरें। जायसवाल महासभा के द्वारा आज बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सौंपा गया ज्ञापन। बता दें कि जायसवाल महासभा रीवा द्वारा आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन पत्र सौंपा गया है। ज्ञापन पत्र के माध्यम से जायसवाल महासभा के लोगों ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। जायसवाल महासभा के लोगों ने बताया कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा सहस्त्रबाहु जी के लिए गलत टिप्पणी की गई और अपशब्दों का प्रयोग किया गया। समाज के लोगों ने कहा कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को ज्ञान नहीं है, जिसके चलते उन्होंने इस तरह की टिप्पणी कर वीडियो को सोशल साइट पर पोस्ट किए हैं। समाज के लोगों की मांग है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर एफआईआर दर्ज कर न्यायोचित कार्रवाई की जाए और फिर वे समाज से भी माफ़ी मांगे। हम लोग कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर आए हैं। उन्होंने हमारे समाज के, हमारे कुलदेव भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन के खिलाफ बहुत ही अभद्र और गलत टिप्पणियां की हैं, जबकि ऐसा किसी भी धर्म ग्रंथों में नहीं है। उनको धर्म ग्रंथों का ज्ञान नहीं है और अध्ययन नहीं करते हैं। झूठी पॉपुलैरिटी बटोरने के लिए उल जलूल बातें करते रहते हैं। हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और धार्मिक भावनाएँ भड़काने का उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए, और या कि वो सार्वजनिक रूप से जिस तरह से उन्होंने वीडियो डाल करके और तमाम प्रचारित किया है, उसी तरह से आकर के माफ़ी मांग लें पूरे समाज से कि मेरे द्वारा गलती हो गई, मुझे ज्ञान नहीं था इस बात का, मैंने अज्ञानता बदौलत ऐसा कर दिया है। अगर माफ़ी भी मांग लें तो भी हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे। अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो फिर हम लोगों की मांग है कि एफआईआर किया जाए और उनके खिलाफ जितनी भी जो भी वैधानिक कार्यवाही हो की जाए। उन्होंने ऐसा क्या कहा था जिसके लिए आप लोग? उन्होंने, जहाँ तक मुझे जानकारी है, अभी आप लोगों को हम भेज भी दे रहे हैं, जो उनका सोशल मीडिया पे आया है वीडियो, उसमें उन्होंने सहस्त्रबाहु को बलात्कारी, अधर्मी, कुकर्मी और उन्हीं भर को नहीं, है वंश से वो थे, है वंश को पूरा कहा है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि परशुराम के संबंध में जो कहा जाता है कि उन्होंने 21 बार क्षत्रियों का यहाँ पर वो किया है, समाप्त किए हैं 21 बार क्षत्रियों का, तो वो 21 बार उन्होंने और किसी क्षत्रिय का नहीं किया है, सिर्फ सहस्त्रबाहु के वंशजों का किया है, क्योंकि वो वंशज दर वंशज आतताई थे। जबकि किसी भी धर्म ग्रंथ में ऐसा कहीं भी नहीं है। वायु पुराण के रेवा खंड में सहस्त्रबाहु की पूरी महिमा का वर्णन किया गया है, जिसमें उनको चक्रवर्ती, पराक्रमी, सम्राट कहा गया है। रावण जैसे आतताई को उन्होंने 6 महीने तक कैद में रखा था, ऐसा धर्म ग्रंथों में उल्लेख किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार उनके नाम पर, भगवान सहस्त्रबाहु के नाम पर ऐच्छिक अवकाश घोषित कर रखी है। ये सारी स्थिति है। हमारा पूरा देश में समाज, लगभग 10 करोड़ की आबादी का पूरे देश में समाज है, उनको मानता है, पूजता है। जायसवाल समाज, चौकसे से उभरे ताम्रकार समाज, ये सब उनके अनुयायी हैं और उनके खिलाफ ऐसी अभद्र टिप्पणी करके, ओछी राजनीति करके अपना पॉपुलैरिटी बटोरने के लिए इस तरह का उन्होंने जो है तो वक्तव्य दिया है, वो निंदनीय है। हो सकता है उनको पॉपुलर बनने के लिए, चर्चा में रहने के लिए ऐसा कर रहे हों, या कि उनको ज्ञान नहीं है। हम तो ये मानते हैं कि जब धर्मग्रंथों में ही लिखा है, हम धर्मग्रंथ की ही बात कर रहे हैं, वो धर्मग्रंथ का अध्ययन करें। उन्हीं के खिलाफ अभी इंदौर के एक शास्त्री जी हैं, उन्होंने खुद चैलेंज किया है, वो भी वीडियो मेरे पास है। उन्होंने खुद कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री को धर्म का ज्ञान नहीं है, ग्रंथों का ज्ञान नहीं है, वो ओछी मानसिकता के तहत पॉपुलैरिटी बटोरने के लिए ऐसे बयानबाजी करते रहते हैं। महिला को मोबाइल रिपेयरिंग कराना पड़ा महंगा, मैकेनिक ने डाटा ट्रांसफर कर किया प्राइवेट फोटो वायरल। ब्लैकमेल कर 20,000 रुपये लिए, नहीं देने पर फोटो वीडियो कर दिया वायरल। थाने पहुंचा मामला। आपको बता दें कि रीवा शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक महिला ने मोबाइल दुकान संचालित करने वाले युवक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले की शिकायत सिटी कोतवाली सहित पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी की गई है। महिला ने बताया कि वह धुबिया टंकी के समीप संचालित मोबाइल दुकान में अपना मोबाइल बनवाने तकरीबन 3 माह पूर्व गई थी। इस दौरान मोबाइल रिपेयरिंग करने वाले राजेश सोंधिया नामक युवक ने उसके मोबाइल से उसका डाटा अपने मोबाइल में ट्रांसफर कर लिया था। महिला ने बताया कि राजेश ने कुछ दिन बाद उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और तकरीबन 20,000 रुपये उसे ब्लैकमेल कर ले लिया। महिला ने बताया कि जब उसने और रुपए देने से इनकार कर दिया तो राजेश ने उसकी प्राइवेट फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, जिसके बाद उसने थाने पहुंचकर आरोपी राजेश के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। वहीं मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर भी की गई है। महिला का आरोप है कि कई दिनों बीत जाने के बावजूद भी पुलिस अब तक इस मामले में किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की है। प्रस्तुत है महिला से प्राप्त जानकारी के अंश। क्या घटना घटी है आज कोतवाली आए हैं? सर, मैं कोतवाली आई थी तो मेरे साथ कुछ भी वो नहीं किया गया है। वो मेरे को ब्लैकमेल कर रहा है, 3 महीने से परेशान कर रहा था। क्या शुरुआत कैसे हुई, कहाँ कैसे
शुरुआत हुई थी, मैंने फ़ोन को बनाने के लिए दिया था, तो वो मेरा पूरा मोबाइल का बायोडाटा ले लिया था और उसी से मेरे को ब्लैकमेल करने चालू कर दिया। मेरे हस्बैंड को धमकी देने लगा कि अगर बात नहीं करोगी तो मैं तेरे हस्बैंड को मार दूंगा, और मारा भी है मेरे हस्बैंड को। रुपए भी मांग रहा था। जी सर, मेरे से पैसे भी मांगा है। जब भी मांगता था तो 2000 3000 जैसे मेरे पास होते थे तो मैंने दिया। टोटल उसको 20,000 रुपये दिया है अभी तक जी, अभी क्या नाम है तक। उसका? राजेश सोंधिया नाम है। दुकान किस नाम से संचालित है वहाँ? वहाँ दुकान खोला है अपनी बहन के नाम से, रतन सोंधिया के नाम से। कहाँ पे दुकान? ये गवर्नमेंट स्कूल के बगल में एटीएम के पास है। तो कब की घटना है जब ये घटना है 8 तारीख की। अब अश्लील वीडियो फोटो भी वायरल कर रहे हैं? जी, मेरी उसी दिन 6 बजे 6:30 बजे मेरी फ़ोटो भी वायरल कर दिया है। बोला कि कंप्लेन वापस कर लो, नहीं मैं तेरी फ़ोटो वायरल कर दूंगा। तो मैंने उसकी बात नहीं मानी तो उसने मेरा फ़ोटो वायरल कर दिया। ये कब की घटना है लगभग? ये 8 तारीख की घटना है, महीना चौथा। अप्रैल? जी। तो ये फ़ोन कब बनवाने गई थी आप? मैं फ़ोन बनवाने काफ़ी दिन हो गए सर, मैं बात करती थी उससे। ऐसे मेरे हस्बैंड को ब्लैकमेल करने लगा कि अगर बात नहीं करोगी तो मैं ऐसे अपने हस्बैंड को बचाने के लिए मैं उससे बात करने लगी। कभी तक आरोपी गिरफ्तार हुए? नहीं सर, कुछ नहीं हुआ। बोलते हैं FIR करवा चुकी हूँ, 2 कंप्लेन करवा चुकी हूँ, एक मारपीट की करवा चुकी, एक फ़ोटो वायरल की करवा चुकी हूँ। मारपीट का हुई थी? सर उनकी बहन आई थी कि मेरे घर चलो, तो मैं बोली कि मैं घर नहीं जाऊंगी। बोले कि वो मेरा भाई बुलाया है, घर चलो। गुड़िया सोंधिया ने बुलाया। आई थी गुड़िया सोंधिया, तो धमकी दे रही थी मेरे घर पे। तो उसकी बहन बोली कि गुड़िया सोंधिया बोली कि वो आप मेरे घर चलो, मेरा भाई बुलाया। तो हमने बोला कि हम नहीं जाएंगे घर आपके। क्यों जाएं, किस हक से जाएं घर? तो बोली कि मुझे नहीं पता है, आप चलो। तो मैं बोली, मना कर दी कि मैं नहीं जाऊंगी। तो वो उसकी बहन धमकी दी कि जो मेरा मन पड़ेगा मैं करवाऊंगी और ख़ुद करूंगी, तुझे मैं देख लूँगी। तो सर हमने फिर वहाँ बिछिया थाना में रिपोर्ट करने जा रहे थे, तो पेट्रोल टंकी के पास उसने मेरे गाड़ी बाइक को रोक के और मार दिया पीछे से डंडा। मेरे हस्बैंड को लग गया, मेरे भी मारा है सर, ये चोट लगी थी, और गाड़ी भी तोड़ दिया है। क्या चाहती हैं आप? सर मैं उसको चाहती हूँ कि वो गिरफ्तार हो, उसको सज़ा मिले। आज मेरे साथ किया है, कल किसी और के साथ भी करेगा वो। रीवा में तंत्र मंत्र के चक्कर में महिला ने शरीर में केरोसिन डालकर खुद को किया था आग के हवाले। इलाज के दौरान हुई मौत। पति ने कहा प्रेत बाधा से पीड़ित थी महिला, किया जा रहा था इलाज। आपको बता दें कि रीवा जिले में कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं, यहाँ मेडिकल साइंस के अलावा एक और इलाज होता है जो झाड़ फूंक एवं तांत्रिक विद्या से होना बताया जाता है। इसी प्रेत बाधा के अंधविश्वास में फंसकर एक महिला ने शरीर में केरोसिन डालकर अपने आप को आग के हवाले कर लिया। मृत्युशैया में सोई पत्नी ने पति को बताया कि उसका मन हुआ और उसने अपने आप को आग के हवाले कर लिया, जिसके उपचार के दौरान मौत हो गई है। इस पूरी घटना को लेकर गंगेव निवासी मृतका सरोज यादव के पति राजेंद्र यादव ने बताया कि वह कल अपनी पत्नी सरोज को लेकर EKYC करवाने के लिए गया था। वापस आने पर पत्नी अंदर चली गई, जबकि वह अपने पिता के पास बैठ गया। तभी अंदर से आग की लपटें उठने लगी और जब देखा तो कुछ ही समय में उसकी पत्नी आग की लपटों के साथ बाहर आकर गिर गई। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पति का कहना है कि उसकी पत्नी का इलाज गांव के समीप ही एक तांत्रिक के यहाँ चल रहा था। पत्नी प्रेत बाधा से पीड़ित थी। पति का कहना है कि आग लगने के बाद भी पत्नी ने कहा कि अचानक उसे अपने आप से अपना बस को दिया था। उसका मन हुआ और उसने अपने आप को आग के हवाले कर दिया। फिलहाल महिला की उपचार के दौरान संजय गांधी अस्पताल में मौत हो गई है। प्रस्तुत है महिला मृतक के पति राजेंद्र यादव से प्राप्त जानकारी के अंश। गाँव है, मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद यादव है, मेरी पत्नी उसका नाम सरोज यादव है। का झराई फुकाई वाला है, दिखवा तकवा जी। घर से कैमरा खोल के बाहर जाए अंदर जाता या 3 दिन पहले लगे रहन पंडा के हियाँ तो के सिर में चढ़ के कहाँ हम बाबा यहाँ परेत यहाँ दुनिया भर के 8-10 ठे भैंसा सुर के बोलत रहे। तो परेत बाधा वाला सिस्टम रहा, उसे जो दिमाग है पागल टाइप के पूरा सिस्टम रहा करीब 5-7 दिन से। वही आदमी दिखावत रहा। अब इसके बाद ये आगी लगा ली उसके शरीर के अंदर ढांकन। इसके बाद ओकर आग बंद भय तो हमारे घर में जहाँ लगाई थी पटहेरिया है एक अटारी टाइप के,
उसके ऊपर चढ़ के नशेनी से लगाई वो। घर के ऊपर पूरा मतलब जलने लगा, जो कबाड़ रस्सी है, अपना बोरी है, जो आदमी गृहस्थी में रखता है, वो सब में आग लग गया। उसको भी बुझाए पूरा पानी उनी डाल के, चिल्लाहट मची पूरे घर में। सब कोई हमारे भाभी ब्याहू गांव वाले बहुत सारे जुट गए। जुटने के बाद सारी बाल बोली जब बोलने तो वो बोलती है कि हम अपने से लगाए, हमको खुद पता नहीं है कि हम कैसे लगा लिए, हमको किसी ने नहीं लगाया। जितने सारे आदमी रहे बोलते हैं कि इसको तभी ये मोटरसाइकिल से लेके आ रहे KYC करवा के, कैसे इसको क्या हो गया। सारे आदमी जितने हैं तो वही चकित होके यही आवाज़ लगा रहे। फिर हमने एम्बुलेंस को लगाया, एम्बुलेंस अड्डे से लिया, फिर हमारे को पास में आया। बस उसी में हमने एम्बुलेंस आया, ले आके गंगेव में ले गए। गंगेव में उसको इंजेक्शन दिए नर्स लोग, फिर बोले रीवा लेके जाओ। रीवा लेके आए, पर्ची कटवाए, पर्ची कटवा के नई में हनुमान मंदिर के सामने, फिर ये पुरानी हॉस्पिटल के सामने इसमें ले आके एडमिट करवा दिए। इलाज हुआ। जैसे उसकी बहन आई, उसकी भाई आए, उसके माँ आई, जो आया बोलते हैं कि कैसे हो गया तुम्हें। ये बोलते हैं कि हमारे दिमाग नहीं काम किया, हम कैसे लगा लिए। बोले कोई कुछ किया, बोला कि हमें कुछ किसी ने नहीं किया। हमको 2-3 दिन से ऐसे लग रहा है कि हम अपने आप को आग लगा लें, फांसी लगा लें, मर जाएं। रीवा में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने वाली युवती से बदसलूकी। आधी रात को दबंगों से परेशान बेटियों ने एडीजी के बंगले के सामने दिया धरना, मांगी मदद। आपको बता दें कि रीवा में बेटियां ही सुरक्षित नहीं हैं। हद तो ये है कि रीवा का मान बढ़ाने वाली बेटियों को ही दबंगों की जाति का शिकार होना पड़ रहा है। ये मामला ढेका निवासी और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने वाली विभूति मिश्रा का है। वह अपने परिवार के साथ ढेका स्थित घर पर रहती हैं। गुरुवार को वह कॉलेज से घर आने के बाद बहन के साथ घर से बाहर निकली थी। तभी पड़ोस में रहने वाले विजय शुक्ला, अजय शुक्ला ने गाली गलौज शुरू कर दी। उनके साथ अभद्रता की। घर के पास ही रहने वाली संजू तिवारी ने दोनों युवतियों को लेकर गलत शब्दों का प्रयोग भी किया। उनके चरित्र पर भी सवाल खड़े किए। दबंगों ने इस व्यवहार से आहत दोनों युवतियां न्याय की गुहार लगाने सीधे एडीजीपी बंगला के बाहर पहुंच गई। बंगला के बाहर ही धरने पर बैठ गई। दोनों युवतियों को एडीजी ने बंगले के अंदर बुलाया। उन्हें कार्रवाई का पूरा आश्वासन दिया गया। मौके पर ही सिविल लाइन थाना प्रभारी को बुलाकर युवतियों को परेशान करने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिया गया है। प्रस्तुत है शिकायतकर्ता विभूति मिश्रा एवं थाना प्रभारी हितेन नाथ से प्राप्त जानकारी के अंश। मेरे बगल वाले ने थूका हमको देखकर। अभी मैंने एशिया रिकॉर्ड जीता था और मैंने पोर्ट्रेट बनाया था। और मैं आपको बता दूं, रीवा शहर के अंदर 18,000 सैनिटरी नैपकिन्स बांटी हैं मैंने। आपको अगर भरोसा ना हो तो चल के मेरा पेज देखिएगा। इसके बावजूद मैं घर से निकली सामान लेने, उन दोनों ने हमारे ऊपर थूका। मैंने पलट के देखा तो वो मुझे माँ की गाली दे रहा था, उससे मुझे संबोधित कर रहा था, मुझे और मेरी छोटी बहन को। कौन है आरोपी लोग? कौन है? ये है संजू तिवारी, ये सब्जी बेचते हैं। और घर के बगल वाले जो हैं उनका रीवा शहर के बहुत वरिष्ठ नेता से नाता। सर, ये 2 लड़कियों के द्वारा भी एडीजी का बंगले के सामने धरना दिया गया था। क्या मामला क्या पूरा? सूचना मिली थी कि कुछ बच्चियां वहां पे शिकायत की हैं साहब के यहाँ। बच्चियों को थाने बुलाया गया। ये पाया गया है कि इनके पड़ोस में कोई सोनू तिवारी हैं, बच्चियों के साथ संजू तिवारी हैं, जो बच्चियों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किए हैं। संजू तिवारी को भी बुला लिया गया है। दोनों पक्षों से बातचीत करके और मुद्दा क्या है उसमें FIR दर्ज की जाएगी और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कई समय से छीटाकशी की शिकायतें इसके संबंध में तो थाने में कोई ऐसी सूचना नहीं मिली थी, लेकिन अभी उसको बुला लिया गया है। लड़कियां भी हमारे पास ही हैं और एक पार्टी वहाँ ज़रूर है जिनका विवाद, ज़मीन का लेके विवाद इनका चल रहा है, लेकिन फ़िलहाल इससे संबंधित तो प्रकरण नहीं है। सोनू तिवारी का भी नया विषय आया है सामने। क्यों संजू तिवारी, क्यों उसने गाली गलौज किया, लड़कियों की कंप्लेंट्स ले ली गई है। आगे की जाँच इसमें कार्रवाई की जा रही है। शहर की जनता पर नहीं लगेगा नया टैक्स, पुरानी दरें घटाने MIC ने दी स्वीकृति। महापौर और उनके MIC ने संपत्ति कर घटाने व नया कर न लगाने की दी स्वीकृति। बता दें, रीवा नगर पालिक निगम महापौर अजय मिश्रा बाबा लगातार जनहित में निर्णय ले रहे हैं। उनके द्वारा पूर्व में ही जनता से किए गए वादे के अनुसार बड़े संपत्ति कर को घटाने व इस वित्तीय वर्ष में किसी भी प्रकार का संपत्ति कर न बढ़ाने का प्रस्ताव पास किया गया है।
महापौर और उनके एमआईसी द्वारा जनहित में संपत्ति कर को कम करने व इस वित्तीय वर्ष में किसी प्रकार का संपत्ति कर न बढ़ाए जाने को लेकर सर्वसहमति से निर्णय लेते हुए इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बीते दिवस हुई मेयर इन काउंसिल की 10वीं बैठक में उक्त प्रस्ताव को सर्वसहमति से स्वीकृति दी गई। चूँकि शासन के नियम अनुसार इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए एमआईसी के बाद परिषद की स्वीकृति जरूरी है और इसके बाद इसे शासन को भेजा जाएगा, जिसे देखते हुए महापौर अजय मिश्रा बाबा व उनकी एमआईसी ने संपत्ति कर घटाने व नए वित्तीय वर्ष को किसी प्रकार का संपत्ति कर न बढ़ाने का प्रस्ताव पास कर परिषद ने भेजा है। गुरुवार को आयोजित मेयर इन काउंसिल की बैठक में एमआईसी सदस्य राजस्व विभाग डॉक्टर रमा दुबे ने बैठक में चर्चा के दौरान सुझाव दिया कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के भवन भूस्वामी को संपत्ति कर से पूर्ण छूट दी जाए। इसके अलावा रीवा नगर निगम के सभी भवन भूस्वामियों को संपत्ति कर में 25% की रियायत दी जाए। खाली पड़े डाइवर्टेड भूमि में लगने वाले संपत्ति कर को समाप्त करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। वहीं धनेन्द्र सिंह बघेल प्रभारी सदस्य लोक निर्माण तथा उद्यान विभाग ने सुझाव दिया कि शिक्षा उपकर की दर 3% प्रस्तावित है। हमारा प्रस्ताव है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में कर योग्य संपत्ति मूल्य पर 1% शिक्षा उपकर निर्धारित किया जाए। प्रस्तुत है महापौर अजय मिश्रा बाबा से प्राप्त जानकारी के अंश। बैठक थी उस संपत्ति कर मूल्य का पुनर्निर्धारण के लिए थी और शासन ने जो जब यहाँ पर परिषद नहीं थी, एमआईसी नहीं थी, कोई पार्षद नहीं थे, तो मध्य प्रदेश शासन ने नियम 2020 एक बनाया। जो नियम 2020 बनाया उसमें उन्होंने संपत्ति कर को बढ़ा दिया, शिक्षा उपकर बढ़ा दिया। 2022-23 में संपत्ति कर लगता था, वही हमने 2023-24 में भी प्रभावशील किया है। हमने 2023-24 में कोई संपत्ति कर, कोई शिक्षा उपकर कुछ भी नहीं बढ़ाया। हमने, हमारी एमआईसी ने 25% संपत्ति कर घटाने के लिए, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले को संपत्ति कर में छूट देने के लिए, शिक्षा उपकर लोग पे 3% लगता था उसको 1% करने के लिए, ये हमारे और हमारी एमआईसी ने प्रस्ताव पास करके परिषद के लिए भेजा है। और जो खाली डाइवर्टर प्लाट हैं उसके लिए ये कल एक निर्णय ये किया गया और 2 अहम निर्णय और किए गए। जो कि पहला अहम निर्णय ये था कि जो रीवा शहर की आबादियों में ईंटे के भट्टे लगते हैं, जैसे जोन क्रमांक 4 में महाजन टोला, जोन क्रमांक 1 में निपनिया और चुराटा, ये आबादी हो गई। अब ये भट्टे जब लगते हैं, अगर कोई दुर्घटना होगी तो कम से कम 50-60 लोगों की मौत हो जाएगी। उसकी जवाबदारी कौन लेगा? तो ये निर्णय लिया गया है कि इस पर तत्काल जोन प्रभारी कार्रवाई करें और पूर्व में भी उनको चेतावनी दी जा चुकी है और वो जो ईंटे के भट्टे उनको भी स्थापित किया जाए। बट एक समस्या चल रही है बारात घरों का लेकर, तो बारात घरों पे ये निर्णय किया गया कि उच्च न्यायालय का मामला है, कंटेम्प्ट लगा हुआ है, शासन के निर्देश अनुसार उन पे कार्रवाई की जाए। अगर हम पूर्व में जाते हैं तो पूर्व में उसकी जवाबदेही बनती है जिन लोगों ने उसकी अनुमति दी। तो हमने कहा कि चूंकि शादी का सीजन है, लोगों के बारात घरों में ताले लग गए हैं, उसकी क्या गलती है जिसने बारात घर बुक कराया है? और बारात घर के जो मालिक हैं उनकी भी कोई गलती नहीं है, निगम प्रशासन के लोग उस समय उनसे कार्रवाई नहीं किए उनके ऊपर। तो एक उनको लिबर्टी दी जाए, छूट दी जाए कि वो अपने सारे कागजात इकट्ठा करें और कागजात इकट्ठा करके जमा करें, अनुमति होती रहेगी तब तक के लिए बारात घर खुलेगा। उसके लिए कोई लिमिट भी निर्धारित? अब लिमिट तो हम निर्धारित इसलिए नहीं कर सकते कि उच्च न्यायालय में मामला चल रहा और उच्च न्यायालय का सख्त निर्देश है कि बारात घर पे जो मापदंड है उन्हीं के अनुसार खोले जाएं। अगर उन्होंने अनुमति नहीं ली तो उनमें तालाबंद कर दिया। तो जिनकी अनुमति नहीं उनमें तब में ताले बंद। उनको छूट इसलिए दी जा रही है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी न किसी का बारात घर, विवाह घर बुक है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के प्रति जागा दुनिया का विश्वास, बोले रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा। प्रधानमंत्री जो कहते हैं वे करके दिखाते हैं। उनके मन की बात बन चुकी है पूरे देश की आवाज। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर देशवासियों के सामने अपने मन की बात कहने जा रहे हैं, जिनका 100वां संस्करण प्रसारित होने वाला है।
इस बात की जानकारी देते हुए रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं वह करके दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का विश्वास जागा है। ये केवल एक नारा मात्र नहीं है। अपने बेबाक बयानों के लिए चर्चित जनार्दन मिश्रा इस दौरान ये भी कहा कि जहां भी गैर भाजपाई सरकार बनी है वहां दंगे हो रहे हैं। विवादित टिप्पणी तो कांग्रेस की आदत बन चुकी है। शब्दकोश में सारे शब्द समाप्त हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने सभी ग्रहणित शब्दों का प्रयोग कर लिया है। अब उन्हें नए ग्रहणित शब्दों को खोजने के लिए नई भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। हमने भले ही बेबाक होकर बयान दिए हों, लेकिन शब्दों की मर्यादा को कभी नहीं लांगा। तो आइए सुनते हैं आज प्रेस वार्ता के दौरान क्या कहा रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने। प्रधानमंत्री जी मन की बात लगातार कर रहे हैं और इनका ये कार्यक्रम महीने की आखिरी तारीख को, आखिरी रविवार को होता है। इस वर्ष इस महीने का भी रविवार 30 अप्रैल को हो रहा है और ये 100वां संस्करण है उनका। और ये आज तक का रिकॉर्ड है किसी भी राजनेता का लगातार इस तरह से जनसंवाद इतने वर्षों तक लगातार होना अपने आप में भी एक रिकॉर्ड है। आज तक किसी भी मन की बात के में वो कोई राजनीति की बात नहीं करते, समाज से जुड़े हुए मुद्दों को उठाते हैं। इस देश के लोगों में आत्मविश्वास पैदा किया, सामान्य जन तक की छोटे छोटे प्रयासों की चर्चा की, एक सामूहिक ताकत उन्होंने पैदा की पूरे देश में कोरोना के प्रति लड़ने में। इस वजह से आज पूरे दुनिया में मोदी जी की छवि एक जन नेता के रूप में, समाज सेवी जन नेता के रूप में प्रस्तुत हुई है। अब जहाँ जहाँ कांग्रेस या गैर भाजपाई सरकारें बनी है वहाँ दंगों का इतिहास लंबा रहा है। अब तो पड़ोसी प्रदेश के हम लोग हैं, पड़ोसी जिला यहीं पर है इलाहाबाद, प्रयागराज। तो देखा है कि जब कांग्रेस की या कि कांग्रेस के इतर क्षेत्रीय दलों की सरकारें रही हैं तब दंगे हमने भुगतभोगी हैं। और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकारों में दंगे हुए हैं और जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है तो एक भी दंगा कहीं, तो निश्चित रूप से कांग्रेस का संस्कार रहा है दंगा कराना, तो उन्होंने ठीक ही कहा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक ने अभी पीएम मोदी को लेकर के कई सारे गंभीर आरोप लगाते हैं, उनको लेकर के सरकार ऐसा नहीं ले रही है। उनको पहले उस समय कहना चाहिए था, जब गड़बड़ हो रहा था, अगर कुछ था तो उनको पहले कहना चाहिए था, बताना चाहिए था। पुलवामा हमले पर गंभीर आरोप लगाए हैं तो उस समय बताना चाहिए। अगर उनमें इतनी राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति है तो उनको पहले बताना चाहिए था कि ये गड़बड़ हो रहा है। तो उस समय तो कुछ बोले नहीं। अब आज जब राजनीतिक फितूर सवार हो गया है मोदी जी के विरोध का, तो अब कुछ भी जैसा कुछ भी बोल सकते हैं। 75 साल का है, अभी 70 वाला तो नहीं आया है। नहीं, मैं तो 67 का ही हूँ। मैं 67 का ही हूँ। अभी मैं विधानसभा नहीं लड़ रहा हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री जी को जहरीला सांप कहा है तो खैर उनकी भाषा में ही है। तो मौत को सौदागर से लेकर के किन किन शब्दों का उपयोग किया है और अदालतों ने किस तरह से उनको नसीहत भी दी है, चाहे वो पूर्व अध्यक्ष हों, वर्तमान अध्यक्ष भी इस तरह की अगर भाषा का उपयोग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से भाषा का संयम बरता जाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अब शब्दकोशों में जितने भी घृणित शब्द हैं वो सब समाप्त हो चुके हैं, चाहे वो अंग्रेजी के शब्दकोश हो चाहे हिंदी के शब्दकोश हो। सारे शब्दकोश जो घृणित और निंदनीय शब्द हैं वो सारे के सारे अब कांग्रेस के लोगों द्वारा उपयोग किए जा चुके हैं प्रधानमंत्री जी के खिलाफ। अब शब्दकोश में नए शब्दों का सृजन करें, ढूंढें, किसी दूसरी भाषा में और कोई भी गाली गलौज हो तो उसका भी उपयोग वो करें, उसके लिए उनको छूट है। कभी कभी कोर्ट में ज़रूर अगर संज्ञान ले लिया जाता है तो फिर सज़ा भी होती है। उसको एक राजनीतिक परिदृश्य में, एक राजनीतिक स्टंट के रूप में उसका भी सदुपयोग करने का काम कांग्रेस के लोग करते हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।